हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिम्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर की कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टॉपिक 6.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। किस तरीके से और एनिमल्स ब्रीथ करते हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को इतने टाइम में विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 to 12 सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 6 की रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिम्स। चलिए, ठीक है, सो टॉपिक 6.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। किस तरीके से एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ। ठीक है, so animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings। अभी आपने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम अपने लंग्स की मदद से ही क्या करते हैं, जब हमारे लंग्स को एयर की नीड होती है तो वो एयर को अपनी तरफ वैक्यूम बना के एक तरीके से उसे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से अब ऑन एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, लायंस हो गए, काउज, गोट, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, क्या उनके पास भी चेस्ट कैविटीज में लंग्स होते हैं। ठीक है, उनके पास भी चेस्ट कैविटीज में लंग्स होते हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ गिने चुने एनिमल्स का नाम लिखा है। ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास लंग्स होते हैं, लेकिन आप खुद बताइए इन एनिमल्स के अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते। एक छोटी सी एंट होती है, अर्थवर्म होता है, कॉकरोच होता है, इन सब के पास क्या होते हैं, लंग्स नहीं होते। हाउ डू अदर ऑर्गेन्स ब्रीथ, किस तरीके से जो अदर ऑर्गेन्स होते हैं वो किस तरीके से ब्रीथ करेंगे। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। चलिए, सो लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, सो कॉकरोच आता है हमारा सबसे पहले। कॉकरोच के पास होता है क्या, लंग्स नहीं होते। तो कॉकरोच किस तरीके से ब्रीथिंग करता है, किस तरीके से रेस्पायर करता है, अब हम ये देखेंगे। एक कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ हिज बॉडी। देखिए एक कॉकरोच के पास क्या होता है, छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं उसकी बॉडी के साइड में। क्या होती हैं, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। कुछ और इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास भी सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखिए इनकी बॉडी के साइड में आपको छोटी सी ओपनिंग्स ही दिख रही होंगी। ये ओपनिंग्स से क्या करते हैं ये लोग, अभी हम पढ़ेंगे कॉकरोच क्या करते हैं। सो यहाँ पे इनकी बॉडी के साइड में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि व्हाट आर स्पाइरिकल्स, तो आप क्या बताएंगे, जो कॉकरोच के साइड में द ओपनिंग्स इन द साइड ऑफ कॉकरोच इन नोन एज स्पाइरिकल्स। ठीक है, so insects have a network of tubes called tracheae for gas exchange। ठीक है, अब इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ये इन्हीं एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क भी होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ताकि ये गैस एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, पहले तो देखिए हमारी ये जो इनकी ओपनिंग्स होती हैं इनसे एयर अंदर जाती है। जब एयर अंदर जाती है तो अंदर जाके हुई तो कहीं जाई, तो इनके पास एक पाइप्स लगे रहते हैं। क्या होते हैं, पाइप से एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स लगे रहते हैं, एयर ट्यूब्स टाइप के, ताकि वहां से जो गैस है वो एक्सचेंज होती रहती है। पहले ऑक्सीजन जाएगी फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। इस तरीके से वहां से इनके उन एयर ट्यूब्स की मदद से क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती रहती है। अब उन नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिया क्या होता है आपको यहाँ पे ये पता चलता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच इन एयर, oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tube, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body। ठीक है, ऑक्सीजन जो हमारी जो इनकी जो बॉडी होती है उसके थ्रू वो स्पाइरिकल्स में जो ओपनिंग्स होती हैं उनकी बॉडी के साइड में, उन स्पाइरिकल्स से घुसते हुए वो कहाँ जाती है, इन ट्रैकिया की मदद से। ट्रैकिया जो एयर ट्यूब्स होते हैं उनकी मदद से कहाँ जाती है, वो उनकी बॉडी के अंदर जाती है, वो हर बॉडी टिश्यू तक पहुंचती है। उनके हर जो उनका बॉडी सेल होता है फिर वो चीज, वो जो एयर होती है वो वहां तक पहुंचती है। Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles। इसी तरीके से
जब वो ऑक्सीजन वहां पहुंच जाती है तो जो सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी छोड़ते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उन सेल से ट्रैकियल ट्यूब्स की मदद से कहाँ जाती है, वापस बाहर आ जाती है और स्पाइरेकल्स की मदद से वापस हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाती है। These air tubes और trachea are found only in the insect, not in any other group of animals. ये जो air tubes वगैरह और trachea वगैरह होते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको ओनली एंड ओनली एयर ट्यूब्स और trachea जो होते हैं, ये आपको ओनली एंड ओनली इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं। इंसेक्ट्स के अलावा ये ट्रैकिया वगैरह और या फिर एयर ट्यूब्स वगैरह होते हैं, ये कहीं भी और नहीं, किसी भी एनिमल के पास, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास देख लेना, ये नहीं होते, ओनली कुछ इंसेक्ट्स के पास ही होते हैं। ठीक है, आपको कॉकरोच की फिगर 6.9 में ट्रैकियल सिस्टम की इमेज दिखाई गई है। ये इनके ट्रैकिया हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना पाइप से आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एयर ट्यूब्स कहते हैं, इन्हें ट्रैकिया कहते हैं। ये जो पाइप्स होती हैं इनकी साइड में से कनेक्ट रहते हैं बॉडी में से, और इन ओपनिंग्स में से एयर अंदर जाती है फिर बाद में बाहर आती है। अब आता है अर्थवॉर्म। ठीक है, अभी कॉकरोच ने किस तरीके से रेस्पायर किया अब हमने ये समझा। अब अर्थवॉर्म किस तरीके से रेस्पायर करता है अब हम ये पढ़ेंगे। So recall from chapter 6 of class 6 that earthworms breathe through their skin. अब आप अब आप याद करिए कि चैप्टर 6 में क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा था कि अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अपनी स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं। किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। ठीक है, जब हम अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है जब हम उसे टच करके देखेंगे, आपने कभी ऐसे टच की नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसे कभी टच करके देखेंगे तब आपको मॉइस्ट फील होती है। कैसी फील होती है, मॉइस्ट और स्लिमी, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ पानी पानी सा हो उसके ऊपर हल्का, स्लिमी से सब्सटेंस आपको टचिंग पे दिखता है। तो वो क्या होता है, सो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। गैसेस क्या होती हैं, वो जो लिक्विड होता है ना उसमें से बहुत आराम से पास हो जाती हैं, तो इसलिए वो लिक्विड उनके ऊपर रहता है। उससे क्या होता है, जो गैस जो वगैरह जो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो उसे उन्हें इनहेल और एक्सहेल करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है, क्योंकि उस गैस में से बहुत आराम से वो जो लिक्विड में से उनकी बॉडी में अंदर चली जाती है। दो फ्रॉक्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, अब हमारे ये जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं इनके पास भी, ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, एक लंग्स का पेयर होता है। इनके पास भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो तब भी अपनी स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं जो उनकी मॉइस्चर स्लिपरी होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के था उनके पास लंग्स भी हैं, लेकिन वो अपनी स्किन की मदद से भी ब्रीथ कर सकते हैं जो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बूजो ने एक चीज कही। बूजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट whales and dolphins often come up to water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so? अब बूजो ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में देखा कि वेल्स और डॉल्फिन्स क्या करती हैं, वो आती हैं वाटर के सरफेस पे आती हैं और ऊपर जाकर क्या करती हैं, बहुत सारे एक साथ क्या, एक फाउंटेन ऑफ वाटर, मतलब फाउंटेन की तरह एक वाटर को छोड़ देती हैं जब वो ऊपर जा रही होती हैं। और वो ऐसा क्यों करती हैं, अब आपने कभी सोचा है, आपने देखा होगा डॉल्फिन्स के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, क्या होता है, एक होल होता है। तो वो होल क्यों होता है उसी भी हम पढ़ेंगे। सो ब्रीथिंग अंडर वाटर, अब वो जो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो किस तरीके से वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं? नो, हम ब्रीथ नहीं कर सकते, हम ह्यूमन बींग्स इस समय ब्रीथ नहीं कर सकते। देयर आर मेनी ऑर्गेनिम्स व्हिच लिव इन वाटर, लेकिन हमारी अलावा ऐसे कई ऑर्गेनिम्स हैं जो वाटर में ही रहते हैं और ब्रीथ करते हैं। ठीक है, फिश हो गई, कितने एनिमल्स आपने देखे हैं, कितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, अब वो क्यों, किस तरीके से अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फिश के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं। क्या होती हैं, गिल्स होती हैं जो उन्हें ऑक्सीजन को जो वाटर में डिसॉल्व होती है उसे यूज करने में हेल्प करती हैं ताकि वो क्या कर सके, रेस्पायर कर सकें। अब ये गिल्स क्या होती हैं, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स क्या होती हैं, स्किन की कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, मतलब ऊपर की कुछ उड़ी हुई उनका एरिया होता है। ठीक है, उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर ही कुछ ऊपर की साइड से इस तरीके से थोड़ा अलग अलग सा एरिया होता है, जैसे कि देखिए आपको दिखाया गया है, ये इस तरीके की गिल्स होती हैं जो थोड़ा अलग एरिया होता है जो उनके जो नॉर्मल स्किन से हल्का सा अलग दिखता है।
यू मे वंडर द हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। वो आपके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन भी आए कि गिल्स में ऐसा क्या खास होता है जो वो ब्रीथिंग में इतनी हेल्प करती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स क्या होती हैं, अच्छे से वेल सप्लाइड होती हैं, उनमें ब्लड वेसल्स बहुत अच्छे से लगी होती हैं ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जानना गिल्स वगैरह के बारे में, फिशेस वगैरह के बारे में। बाकी आप क्लास 10th में पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। ठीक है, सो देखिए ब्रीथिंग ऑर्गन सिखाया गए हैं आपको, फिश में ये होती हैं गिल्स, अभी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 6.7, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। अभी जो प्लांट्स होते हैं आसपास हमारे, क्या ये भी रेस्पायर करते हैं? अभी तक आपने ये सुना है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कहलाती है। रेस्पिरेशन अलग होता है, फोटोसिंथेसिस अलग होता है। ठीक है, सो अभी तक आपने ये सुना है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। ठीक है, सो जो प्लांट्स हैं क्या वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या प्लांट्स भी कभी ऐसा दिन आता है कि प्लांट्स भी कभी ऑक्सीजन को लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो? जी बिल्कुल आता है। ठीक है, इसे अब पढ़ेंगे हम आगे। सो like other organisms, plants also respire for their survival as you have learnt in class 6। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं लिविंग और अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स की तरह, वो क्या करते हैं, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक तो आपने ये सुना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। अब आप खुद बताइए, देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के उन्हें क्या क्या नीड होती है, वाटर की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और सनलाइट की नीड होती है। लेकिन आप बताइए रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी, ठीक है सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी, जब रात में सनलाइट नहीं होगी, तो रात में तो सनलाइट नहीं होती, तो जब रात में सनलाइट नहीं होगी तो उन्हें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ओनली वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, किस तरीके से अपना फूड बनाएंगे? वो बिना सनलाइट के वो अपना फूड नहीं बना सकते, तो उन्हें कहीं से एनर्जी भी चाहिए। तो जब वो रात में अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे। पहले तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, अब उन्हें रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी क्योंकि सनलाइट अवेलेबल ही नहीं है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, उन्हें सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए अब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, और बस ऑक्सीजन चाहिए उन्हें, तो मेन रेस्पिरेशन की प्रोसेस की मदद से। तो अब वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को एयर से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। इस प्रोसेस में वो क्या करेंगे, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं रात के समय। मेनली वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस रात के समय करते हैं जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि और ऑर्गेनिज्म में होता है, इसी तरीके से वो जो प्लांट्स में जाएगी वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, जैसे कि और ऑर्गेनिज्म में करती है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide। अब देखिए प्लांट्स में जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे लंग्स को नर्व्स की मदद से ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। हमारे प्लांट्स जो होते हैं इनमें ज्यादातर जितना भी ग्रीन वाला एरिया होता है वहां पे क्या होता है, ज्यादातर ग्रीन वाले पार्ट सबसे ज्यादा हो जाता है। बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही ज्यादातर हर पार्ट से अपने ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं और खुद ही उसे एक्सहेल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। You have already learnt in chapter 1 that leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of gases and carbon dioxide। अब आपने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ रखा है, क्लास 7th में अभी आपने पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें कुछ टीनी टीनी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब पहली कहती है, पहली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। अब जो पहली पूछती है कि जो रूट्स होती हैं क्या वो भी ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं सॉइल में से, और अगर करती हैं तो किस तरीके से करती हैं।
ठीक है, इसे भी हम पढ़ेंगे भी। Like all other living cells of the plant, the root cells also need oxygen to generate energy. हमारी प्लांट्स में जितने हमारा जो प्लांट होता है उसमें और सेल्स की तरह रूट्स को भी क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट विद मेन सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, रूट कहाँ से लेती है ऑक्सीजन को? रूट वहां से लेती है ऑक्सीजन को जहाँ पे एयर सॉइल में छोटे छोटे से एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? रूट में छोटे छोटे से एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो जो रूट्स होती हैं वहां से वो क्या करती हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स में से, सॉइल पार्टिकल्स को स्पेसिस में से क्या लेती हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं। ठीक है, और वहीं से उन्हें एक्सहेल कर देती हैं। इसी तरीके से हमारी जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस खुद से करती हैं। ठीक है, ये देखिए रूट हेयर हो गए, यहाँ पे आपको सॉइल पार्टिकल्स दिखे होंगे छोटे छोटे, ये सॉइल पार्टिकल्स सिखाए उन्होंने। ये रूट हेयर हो गया, मतलब एक तरीके से रूट है आपकी, और ये आपके बीच में एयर स्पेसिस होगा। ये जो रूट है यहाँ पे बीच में जितनी भी जगह है और एयर है ये उसे इनहेल करेगी। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? अब आप क्या सोच सकते हैं कि अगर कोई प्लांट ओवर वाटर्ड हो जाए, ज्यादा पानी भर जाए उसमें, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, जब पानी ज्यादा भर जाएगा तो जो एयर स्पेसिस थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन एयर स्पेसिस की जगह क्या भर जाएगा, उनमें वाटर भर जाएगा, और जब वाटर भर जाएगा तो क्या होगा, उस प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसका एक तरीके से उसका जो दम है वो घुट जाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें प्लांट को ज्यादा ओवर वाटर भी नहीं करना चाहिए। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट रेस्पिरेशन इज ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को रेस्पायर करने की नीड पड़ती है ताकि वो एनर्जी ले सकें जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर में आपको इतना ही था, और ये चैप्टर होता है आपका C7 फिनिश। इस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन के बारे में काफी चीजें पढ़ी। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए